राष्ट्रपति के निर्वाचन, कार्यकाल और पदच्युत के बाद में हम अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, एक तो सामान्यकालीन शक्तियां और एक संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां वे हैं जिनका प्रयोग वो सामान्य काल में करता है, और संकट के काल के समय जो है उपयोग करने वाली शक्तियां जो है वो संकटकालीन शक्तियां होती हैं। पहले हम सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है आपके कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, यानी प्रशासनिक कार्य संबंधी शक्तियां। तो इस कार्यपालिका शक्तियों के बारे में हम अनुच्छेद 53 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका शक्तियों में हम क्या पढ़ेंगे कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। यानी कोई भी देश का जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। अब कार्यपालिका शक्तियों में सर्वप्रथम आता है अपने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां। तो राष्ट्रपति देश के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां भी करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत दल, जो जिस दल को बहुमत प्राप्त है यानी जिसकी सरकार बनने जा रही है, तो बहुमत प्राप्त दल के जो नेता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 155 के अनुसार सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा भी की जाती है। साथ ही साथ अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है। महान्यायवादी कार्यपालिका का भी एक अंग है, जो देश का जो है सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, विधि पद है, न्यायिक पद है, जो राष्ट्रपति को कानूनी रूप से सलाह देता है। अब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, साथ ही साथ राज्यपाल की नियुक्ति के अलावा भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। साथ ही साथ सारे जो उच्च न्यायालय है, सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी, और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति, और साथ ही साथ विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। एक बार फिर से देखते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, साथ ही साथ उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, और साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और इसके अलावा एसटीएस आयोग के अध्यक्षों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और महालेखा परीक्षक, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, ये इत्यादि महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शासन संचालन संबंधी शक्तियां। तो इन शक्तियों में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इमरजेंसी मीटिंग राष्ट्रपति बुलाता है,
जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ जो है संयुक्त बैठक संबंधी क्या नियम होंगे उनका निर्माण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये जो महालेखा परीक्षक और राजदूत संबंधी जितने भी इनके क्या नियम होंगे, इन नियमों के निर्माण जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ जो है संसद में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इसके बाद वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति के रूप में राष्ट्रपति जो है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जो विदेशों में भारतीय दूतावास है उनके लिए राजदूतों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और अन्य किसी देश से कोई संधि या समझौता करना है तो ये सारे कार्य भी जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले कार्यपालिका शक्तियों में पढ़ा है, महत्वपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित होती है और देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते सभी जो है राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं और राष्ट्रपति ही करता है। सैन्य क्षेत्र में शक्ति। अब सैन्य क्षेत्र में शक्ति राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सेनापति माना जाता है। अब तीनों सेनाओं के जो मुख्य सेनापति हैं उनकी जो नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। युद्ध की घोषणा, युद्ध को कब समाप्त करना है, कब स्टार्ट करना है, ये सारी घोषणाएं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। लेकिन इस संबंध में वह संसद से सलाह लेता है। अकेला जो है अपने मन मर्जी के अनुसार जो है किसी भी समय युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता। इसके लिए जो है संसद की सलाह आवश्यक होती है। हाँ, लिखित स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सलाह से वो जो है युद्ध की घोषणा व युद्ध व शांति के संबंध में जो है घोषणाएं कर सकता है। तो ये हो गई आपकी कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं वित्तीय शक्तियों की तरफ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ने के पश्चात हम विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो विधायी शक्तियों में सर्वप्रथम विधायी क्षेत्र का प्रशासन यानी विधि निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति जो है संसद में सत्र को बुलाना, उसका अवसान करना, विघटन करना, ये सारे कार्य जो है राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा भी बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाना और प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को भंग भी कर सकता है। लोकसभा के बारे में पूर्व में हम ये पढ़ चुके हैं कि लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि उसको समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। अब लोकसभा को भंग करने का कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कर सकता है। और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद संयुक्त बैठकों में जो है राष्ट्रपति अपना भाषण देता है और प्रतिवर्ष जो है हर अधिवेशन में राष्ट्रपति अपने भाषण में जो है नीतियों का निर्धारण करता है और अधिवेशन में अपना भाषण देता है। तो ये विधायी क्षेत्र संबंधी शक्तियां हो गई। उसके बाद में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूर्व में भी पढ़ा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने से जो है राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन लोकसभा में कर सकता है। साथ ही साथ राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। वह 12 सदस्य कौन होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। इस प्रकार से लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब विधेयक पर विशेष अधिकार। अब विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति या न स्वीकृति, जैसे कि पूर्व में हमने पढ़ा है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के पश्चात ही अधिनियम का रूप लेता है। अब विधेयक पर स्वीकृति के संबंध में 3 बातें हमारे सामने आती हैं। राष्ट्रपति के पास 3 बातें। पहली बात कि वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे तो वह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा। दूसरी बात, वह उस विधेयक को वापस संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन एक शर्त यह भी है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः उसी रूप में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो दूसरी बार राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए या हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। और तीसरी बात राष्ट्रपति के पास होती है कि वह विधेयक पर ना तो स्वीकृति दे और न ही अस्वीकृति दे, नहीं तो हाँ में जवाब और न ही ना में जवाब, बस साइड में रख देगा, ना स्वीकृति और ना अस्वीकृति, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है भारतीय संविधान में, जेबी वीटो, यानी जेब में डालकर चुपचाप बैठ जाना। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रपति की सूची में भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जो है डाक संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। उन्होंने उस विधेयक पर ना तो स्वीकृति दी और ना ही अस्वीकृति। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की बातें हमारे सामने आती है कि एक तो विधेयक पर स्वीकृति दे देना, दूसरा उसे पुनर्विचार के लिए लौटाना, लेकिन वापस उसी रूप में अगर संसद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर जो है स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। और तीसरी बात है कि वह स्वीकृति दे और स्वीकृति न भी दे। तीसरी बात आती है चौथी कि अध्यादेश संबंधी शक्तियां। अब संसद में सत्र नहीं होने पर अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर जो है कानून या नियम बनाना अति आवश्यक है तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब संसद सत्र में नहीं हो और ऐसा कोई विषय है, हाँ ये जरूरी है कि विषय संघ सूची का ही होना चाहिए। संघ सूची के किसी विषय पर अगर कानून बनाने की आवश्यकता है और संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है अध्यादेश ला सकता है। अब जब संसद सत्र में आ जाए तो सत्र में आने के पश्चात 6 सप्ताह बाद 6 सप्ताह तक जो है उस अध्यादेश की अवधि रहती है। उसके बाद में वह अध्यादेश पारित हो जाए तो ठीक, नहीं तो राष्ट्रपति उस अध्यादेश को वापस भी ले सकता है और 6 सप्ताह बाद जो है उसकी अवधि समाप्त हो जाती है। अब संसद सत्र में आ जाए तो उसे 6 सप्ताह पूर्व भी जो है निरस्त भी कर सकती है। ये भी जो कार्य संसद के पास होता है। तो संसद सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करना। उसके बाद में यहाँ आपकी विधायी शक्तियां पूरी हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं वित्त संबंधी शक्तियों के बारे में। तो वित्तीय शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा पूरे वर्ष का लेखा जोखा आय व्यय संबंधी, जिसे हम कहते हैं बजट, उसको जो है संसद में रखवाता है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना जो है धन विधेयक को या वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पूर्व में हमने पढ़ा लोकसभा की वित्त संबंधी शक्ति के बारे में कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा पर उसकी सिर्फ स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो वो धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लोकसभा में जो है प्रस्तावित नहीं किया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से जो है बजट संसद में रखवाता है। अब वित्त संबंधी शक्तियों के बाद में आगे बढ़ते हैं हम न्यायिक शक्तियों की तरफ। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह अपने निर्णय लेने के संबंध में
किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई किसी प्रकार का पक्ष नहीं रखती है, वह स्वतंत्र निर्णय लेती है। तो उसी संबंध में जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य व्यवस्था है उसके संबंधी जो भी नियम है वो राष्ट्रपति स्वीकृति के बाद लागू होते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है या फिर उसकी जो भी कार्य संबंधी उसकी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लागू किए जाएंगे। ये आपके जो है न्यायिक संबंधी शक्तियां हो गई। यहां पर आपके जो है न्यायिक संबंधी शक्तियां पूरी हो जाती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में हम इतना ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक बात और है, न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को कुछ समाधान शक्तियां भी प्राप्त हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। यानी राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में कुछ सजाओं को माफ भी कर सकता है। उसको कोई सैन्य कोर्ट द्वारा कोई दंडादेश दिया गया है या फिर किसी अपराधी को कोई मृत्युदंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति के पास जो है इस बारे में 5 प्रकार की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उसे पूर्णतया क्षमा कर सकता है, उनका लघुकरण कर सकता है यानी अवधि को कम कर सकता है, उनका परिहार कर सकता है। परिहार का मतलब होता है कि दंड की प्रवृत्ति को कम किए बिना ही उसकी अवधि को कम करना, ठीक है। और विराम यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में उस सजा को रोक भी सकता है। इस प्रकार की समाधान शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती है। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को पढ़ने के पश्चात अब हम चलते हैं संकटकालीन शक्तियों की तरफ। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लगाकर 360 तक राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अब राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों में हम सर्वप्रथम इसमें 3 प्रकार की शक्तियां आती हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो हम सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात। इसमें राष्ट्रीय आपात की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को अगर ये आभास हो जाए कि देश में कहीं कोई संवैधानिक तंत्र की विफलता है या फिर कोई युद्ध या बाहरी आक्रमण या देश में आंतरिक अशांति है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसदीय व्यवस्था के अनुसार ये जो संकटकालीन शक्तियां हैं ये सिर्फ नाम मात्र की जो है राष्ट्रपति के पास है। बाकी वास्तव में अगर हम देखें तो हमने पढ़ा पहले कि वास्तविक जो प्रधान है या वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सारी मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। तो राष्ट्रपति जो भी संकटकालीन स्थिति की घोषणा करेगा वो जो है मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर ही करेगा। तो अनुच्छेद 352 के तहत किस आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति ऐसी देश के किसी भी भाग में होने की आशंका हो या फिर ऐसा हो जाए तो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में ये शब्द थे आंतरिक अशांति के, जो अभी मैंने आपको पहले कहा। मूल संविधान में इसकी क्या व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति जो है बिना मंत्रिपरिषद की बिना लिखित सिफारिश से अपने मन से ही अगर उसको पता चल जाता था कि भाई देश में कहीं भी जो है आंतरिक अशांति है या फिर युद्ध या कोई बाहरी आक्रमण की आशंका है, तो ऐसा समाधान होने पर वह बिना सिफारिश के ही आपातकाल घोषित कर देता था और साथ ही साथ जो है मंत्रिपरिषद की कोई लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात, जब चाहे उसे समाप्त करना, ये सब कुछ कार्य जो है राष्ट्रपति अपने मन से ही करता था। बिना लिखित सिफारिश के 2 माह तक वो आपातकाल लागू रहता था। लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव हुआ है 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वां
संविधान संशोधन, चौवालीसवां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इस संबंध में 3 बातें जोड़ी गई। कितनी बातें जोड़ी गई? 3 बातें। वो कौन कौन सी? पहली बात, ये जो आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के नाम पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह। दूसरी बात, इसमें एक और बात जोड़ी गई, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश। और इसके अलावा एक बात और जोड़ी गई कि 1 माह में संसदीय अनुमोदन। एक माह में संसदीय अनुमोदन। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर जो है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र क्रांति शब्द को जोड़ा गया और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश को भी जोड़ा गया। और दूसरी बात, 1 माह में संसदीय अनुमोदन होना भी आवश्यक है। ये सारे बदलाव जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किए गए। अब जो वर्तमान में जो आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, वह इस संविधान संशोधन के तहत जो है लागू होती है। इस संविधान संशोधन के तहत जो वर्तमान में संकटकालीन शक्तियों की जो स्थिति है वह इस प्रकार से है। 4 प्रकार की बातें हम पढ़ेंगे इसमें। प्रथम बात, सबसे पहली बात तो यह कि राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, अब आंतरिक अशांति नहीं होगा, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल लागू किया जा सकता है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर अब जो है राष्ट्रपति आपातकाल लागू नहीं कर सकता है। यह है इसकी प्रथम बात। दूसरी बात, मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति। अब पहले क्या होता था कि बिना मंत्रिमंडल के स्वीकृति से ही राष्ट्रपति जो है आपातकाल लागू कर देता था और बिना संसदीय अनुमोदन से ही 2 माह तक वह आपातकाल लागू रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश अगर मिलेगी, लिखित स्वीकृति या सिफारिश, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है देश में आपातकाल लागू कर सकता है। तीसरी बात यह है कि अब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर दे तो 1 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा उस पर जो है अनुमोदन आवश्यक है, नहीं तो 1 माह बाद में जो है आपातकाल समाप्त हो जाता है। आपातकाल की प्रभाविता अगर बरकरार रखनी है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ऐसा होने पर जो है आपातकाल 6 माह तक के लिए लागू रहता है और 6 माह के बाद अगर और अवधि बढ़ानी है तो फिर से जो है संसद का अनुमोदन होना चाहिए। मतलब संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का पृथक पृथक जो है अनुमोदन होना चाहिए। वो भी कैसा? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत होना चाहिए, यानी कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों की जो है 2/3 बहुमत से जो है विशेष बहुमत पारित करके आपातकाल की अवधि को 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
और 6 माह के बाद में अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं, फिर से आपातकाल की अवधि को आगे बढ़ाना है, तो फिर से जो है संसद का विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। चौथी बात, अब वापस अगर आपातकाल हटाना है तो लोकसभा के साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद भी अगर अपने साधारण बहुमत से, लोकसभा साधारण बहुमत से जो है राष्ट्रपति को ये कह दे कि भाई अब आपातकाल वापस लेना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल जो है वापस समाप्त करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो लोकसभा के साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है। ये तो हो गई आपके अनुच्छेद 352 की बात। 352 राष्ट्रीय आपात। अब हमारे देश में अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 1962 में भारत चीन विवाद के समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उसके बाद में भारत पाकिस्तान विवाद, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971, उसमें भी जब जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 1975 में जो है आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने। 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया था, इसलिए संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति को हटाकर जो है सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। अब जो है केवल आंतरिक अशांति के नाम पर जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, उसके लिए सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होना अनिवार्य है। ये तो हो गई राष्ट्रीय आपात की बात। राष्ट्रीय आपात के बाद में हम चलते हैं राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2, अनुच्छेद 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन ये किस आधार पर लगाया जाएगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अब इसका आधार क्या होगा लगाने का? पहला तो होगा कि राज्यपाल का प्रतिवेदन। राज्यपाल का प्रतिवेदन यानी देश के किसी राज्य में, भारत या भारत के किसी एक भाग में संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता है किसी राज्य में, अगर कि भाई वहां राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए या राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर यह पता चल जाए कि किसी राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। यानी किसी राज्य में, देश के किसी भाग में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर क्या होगा कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाएगी, वहां की जो राज्य मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाएगी, वहां की जो राज्य विधानसभा है वो भंग हो जाएगी, और जो राज्य का प्रशासन है वो सीधे जो है केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा और केंद्र सरकार जो है उसे संचालित करेगी। कब तक? कि जब तक वहां पर वापस चुनाव होकर सामान्य स्थिति नहीं हो जाए। अब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जा सकता है। इसके 2 आधार हो सकते हैं। पहला तो राज्यपाल का प्रतिवेदन। राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह राज्य की संवैधानिक प्रशासन की सूचना जो है समय समय पर जो है राज्यपाल को, राष्ट्रपति को देते रहे। अब अगर राज्यपाल का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास जाएगा कि भाई हमारे राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपात की आवश्यकता है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस राज्य में कर सकता है। अब इसके अलावा अगर राष्ट्रपति स्वयं जो है यह पता लगा ले या फिर किसी अन्य
साधन से राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए, समाधान हो जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, तो राष्ट्रपति शासन वहां पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। और तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति मतलब राज्य सरकार अब राष्ट्रपति के जो है आदेश हैं उनकी अनुपालना करने से इनकार कर दे। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सब केंद्र सरकार के अधीन है। अब कोई भी राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना नहीं करे, उनके विरोधी बात करे, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगा सकता है। अब इसके लिए भी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगी। ठीक है, ये जो मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश है ये तीनों आपातकाल में जरूरी है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, इन तीनों आपातकाल में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यकता है, क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल को प्राप्त है। इसलिए जो है ऐसी स्थिति में सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने से पहले जो है राष्ट्रपति अपनी हर शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह और परामर्श से ही करता है, क्योंकि अनुच्छेद 53 में पढ़ा था कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के सहयोग से करता है। तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन सिर्फ एक फर्क है कि वहां पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर 1 माह तक जो है राष्ट्रीय आपात की अवधि रहती है। 1 माह के अंदर अंदर जो है संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो है 2 माह तक ये बिना संसदीय अनुमोदन के जारी रह सकता है। लेकिन 2 माह के अंदर 2 माह के अंदर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। 2 माह के अंदर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन लगाने के पश्चात दोनों सदनों द्वारा अपने अलग अलग साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। उसके बाद जो है 2 माह के संसदीय अनुमोदन के बाद जो है राष्ट्रपति शासन को 6 माह या 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। अब इसकी जो अधिकतम अवधि है किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। अधिकतम अवधि होगी 3 वर्ष। अब एक बार में संसदीय अनुमोदन से अगर 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद अगर वहां का चुनाव आयोग ये तय करे कि वहां पर जो है स्थिति सामान्य है और चुनाव हो सकते हैं, तब तो जो है राष्ट्रीय आपातकाल हटाया जाएगा, नहीं तो इसको संसदीय अनुमोदन द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हो गई आपके राष्ट्रपति शासन की बात। अब हम आगे चलते हैं वित्तीय आपात की ओर। अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्त संबंधी संकट अगर राष्ट्र पर आ जाए तो अनुच्छेद 360 के अनुसार मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि राष्ट्र की जो है वित्त संबंधी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा उठी है, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो है नीचे आ गई है, यानी देश का जो आर्थिक हालात है वो पूरे बिगड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 360 के तहत देश में जो है संपूर्ण देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब ऐसा हमारे देश में आज तक हुआ नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं हो। तो
वित्तीय आपातकाल, अब इसको जो है सामान्य स्थिति जब तक आए तब तक जो है इसको रख सकते हैं। यानी ये कब तक लागू रह सकता है कि जब तक देश में जो है सामान्य स्थिति नहीं हो जाए वापस, तब तक जो है वित्तीय आपातकाल रह सकता है। यानी वित्तीय आपातकाल लागू करने के बाद जो है केंद्र या राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी है उनके वेतन संबंधी वेतन भत्तों में जो है सब में कटौती की जाती है, क्योंकि उस समय सरकार को जो है धन की आवश्यकता होती है। इसलिए वित्तीय आपातकाल के तहत जो है केंद्र और राज्य सरकारों के जितने भी कर्मचारी है उन सबके जो है वेतन और भत्तों में कटौतियां की जाती हैं देश के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए। यहाँ पर आपके राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां समाप्त होती हैं। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों में हमने अनुच्छेद 352, 356 और 360 इन तीनों के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।